वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो एक मैग्नेट होल्ड करता है। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो एक मैग्नेट होल्ड करेगा। उस प्रॉपर्टी के क्या सर्टेन फीचर्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये अभी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल एक मैग्नेट जो कि एक बार मैग्नेट भी हो सकता है, एक यू शेप मैग्नेट भी हो सकता है। ठीक है, एक मैग्नेट ये बनाया मैंने, एक बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, इस बार मैग्नेट में कुछ ऐसी सर्टेन प्लेसेस हैं जहां पे अट्रैक्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ये है वो सर्टेन प्लेसेस। ये यहां पे इसकी अट्रैक्टिव पावर जो है ये मैक्सिमम हो। इस प्लेस को, इन प्लेसेस को हम कहते हैं पोल्स। और कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे ये अट्रैक्टिव पावर मिनिमम होगी, बहुत ही फीबल होगी, मिनिमम होगी। इनको हम कहते हैं न्यूट्रल रीजन। न्यूट्रल रीजन, ठीक है, ये कहलाते हैं पोल्स, द प्लेसेस वेयर अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम ऑफ ए मैग्नेट। अगर हम किसी मैग्नेट को किसी थ्रेड से बांध के इस तरीके से सस्पेंड कर दें तो इसका जो पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, जो पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहेगा उसी को हम इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ रहेगा उसको हम मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी मैग्नेट के, किसी भी एक ही बार ऑफ मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, और दोनों ही ऑपोजिट नेचर रख रहे हैं, दोनों ही ऑपोजिट नेचर रख रहे हैं। यानी कोई भी मैग्नेट हमेशा दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट करता है, हमेशा डाईपोल होगा, हमेशा बाईपोलर होगा। ठीक है, तो दो पोल्स के साथ ये हो गया हमारा मैग्नेट विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखिए ये जो मैग्नेटिज्म है, इस मैग्नेटिज्म को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ एनालॉगस पढ़ेंगे, इसके साथ सिमेट्रिकली पढ़ेंगे इसको। देखिए किस तरीके से। ऐसा है कि हमने ये जान लिया कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो दो अलग अलग पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल के साथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम इसको एक मैग्नेटिक डाईपोल कह सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक इलेक्ट्रिक डाईपोल आपने पढ़ रखा है। कैसे पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है कि अगर हम ऑपोजिट नेचर के दो चार्ज को जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, किसी सर्टेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस जिसको कि हम 2L मान सकते हैं पर रखें, तो इस तरीके से बना हुआ एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाईपोल। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी मैग्नेट को देखें तो उसमें भी दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर के पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाईपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाईपोल बोलेंगे। फिर देखिए
किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा हम ये दोनों जो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को, इस चार्ज की स्ट्रेंथ को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, है कि नहीं? माइनस क्यू प्लस क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे चार्ज की स्ट्रेंथ को, चार्ज द वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, यहां आ जाओ वापस। मैग्नेटिक डाइपोल में भी इसी तरीके से इस पोल की स्ट्रेंथ, इस पोल की स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, और ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। ये पोल्स की स्ट्रेंथ होती है और इस स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेंशनली साउथ पोल की स्ट्रेंथ को हम माइनस m और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहेगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे आप पोल स्ट्रेंथ को कैसे ले सकते हो? आप पोल स्ट्रेंथ को उसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो कि भाई m क्या है? m यहां पे मैग्नेटिज्म, पोल्स की स्ट्रेंथ की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? पोल स्ट्रेंथ, दैट इज m से। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात सुनिए। ये जो पोल स्ट्रेंथ नाम की प्रॉपर्टी है, ये जो पोल स्ट्रेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक्चुअली इसको हम यूनिट जो देंगे SI यूनिट, वो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसीलिए AL हो जाता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, AL, एम्पियर मीटर। ये पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है, ये पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन है। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ नाम की फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है, आपको समझ में आई? इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनिए बेटा, ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मैग्नेट किस मटेरियल का बना हुआ है, वो मैग्नेट किस मटेरियल का बना हुआ है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नंबर 2, एरिया, और ये एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ आ रही? अब मैं तुमको पहले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में थोड़ा बताता हूं, जिससे तुमको ये सुनना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो रिलेशन है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है वास्तव में, इसको देखते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, जैसे ये मान लो कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, कोई एक बार मैग्नेट है, तो ये जो इसका एरिया हुआ, ये इस पे डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर इस बार मैग्नेट को मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ये देखिए इस तरीके से ऐसे बना दूं, तो ये जो एरिया है ना बेटा, देखो ये दिस वन, ये दिस वन, ये एरिया, इसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ
एनी पर्टिकुलर मैग्नेट, इस बात पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। और तीसरा ये डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन पे। मैग्नेटाइजेशन और नेचर ऑफ मटेरियल, इसके बारे में तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं जहां से इसमें क्वेश्चन बन रहा है जो कि एरिया है, उस पे बात करता हूं। तो देखिए, इसकी जो एरिया नाम की प्रॉपर्टी है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, इस पे गौर करें। ऐसा है कि किसी मैग्नेट, जैसे कि एक बार मैग्नेट हमने लिया, अगर इस मैग्नेट को बेटा आप इस तरीके से कट करते हो, ऐसे, तो जब आप इस तरीके से इसको लैटरली या परपेंडिकुलरली कट करोगे, तो अब इसकी वजह से जो दो टुकड़े आपके सामने आए, इन दोनों पार्ट्स में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा का वैसा ही रहा। अभी भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने इस मैग्नेट को इस तरीके से कट किया होता अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है, इस तरीके से कट किया होता, तो अब जो दोनों टुकड़े रहते, अब जो दोनों पार्ट्स होते मैग्नेट के, उनकी पोल स्ट्रेंथ, अगर आपने ठीक बीच में से हाफ किया है, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ अब चेंज हो जाएगी, अब वो हाफ हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, जब तक कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज नहीं हो रहा है, तब तक पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये दो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस को के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाइपोल की इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। सिमिलरली यहां भी बेटा दोनों पोल्स के बीच की ये जो लेंथ होती है, इसको भी हम 2L से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। दोनों पोल स्ट्रेंथ्स के बीच की लेंथ मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी चीज, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट आप मीटर में ही करोगे। ठीक है, ऐसा यूनिट उसका मीटर होगा, लेंथ है तो ऑब्वियसली मीटर ही उसका ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, फिर देखिए बेटा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ये डाइपोल मोमेंट इनमें से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह यहां भी बेटा किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, और वो इन दोनों पोल स्ट्रेंथ जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में से किसी एक के मैग्नीट्यूड, पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड और इनके बीच की मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और बिल्कुल सिमेट्रिकली जैसे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहां पे Q स्केलर क्वांटिटी है बेटा, पोल स्ट्रेंथ भी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड कहां से निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकलेगा, m इंटू 2l द इफेक्टिव लेंथ। और इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, बिल्कुल जैसे वो आपने याद किया है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, वैसे ही यहां पर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, और साउथ पोल को कन्वेंशनली हम लोग -m से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ पोल को +m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल आप वैसा ही देख सकते हो कैसा सिमेट्री है दोनों के बीच में, है ना। ठीक, और दूसरे तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा। ठीक है, अब तुम्हें मैं जल्दी से 2 क्वेश्चन कराता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन में, बहुत सिंपल है। और जब भी कंपटीशन के पेपर में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन देना होता है जो थोड़ा सिंपल लेवल का रहे और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड रहे तो बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब क्वेश्चन देखिए बेटा किस तरीके से आएगा। आपसे ऐसे कहा जाएगा कि एक ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट की इनिशियल पोल स्ट्रेंथ ये है, इस बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ ये है। ठीक है, 2l से मान लिया। अब आपसे ये कहा जाएगा कि इस बार मैग्नेट को हमने ठीक बीच से इस तरीके से कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, तो इसके बारे में देखिए। मान लिया कि पहले जब ये एक बार मैग्नेट था, सर्टेन इफेक्टिव लेंथ 2l का और सर्टेन पोल लेंथ इसकी m थी, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था। ठीक है, इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कैपिटल M था। जब आपने इसको ठीक बीच से कट किया है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो अब जो इसकी लेंथ है वो तो आधी हो जाएगी, पहले 2l थी तो अब कितनी हो जाएगी, l इधर l इधर, यानी 2 जो टुकड़े हुए, अब उनमें से अगर मैं किसी एक टुकड़े को उठाऊं तो उसकी जो लेंथ है वो तो आधी हो चुकी है, तो 2l का हाफ यानी कि l। जबकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो कि पोल स्ट्रेंथ आपकी है m, ये एरिया पे डिपेंड करती है। कौन से एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। तो जब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हुआ नहीं क्योंकि आपने तो लैटरली काटा है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज हुआ तो फिर क्या m चेंज होगा, नहीं, m उतना ही रहेगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी इस टुकड़े की नई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो आप कहेंगे पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव लेंथ। यही तो फॉर्मूला होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव लेंथ। लेकिन पोल स्ट्रेंथ तो चलो वही है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बदला नहीं, लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ है वो अब 2l तो रही नहीं, वो अब कितनी हो गई, l। इसका मतलब अब जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो सिर्फ l बची। तो नया जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, m इंटू l। ठीक है, अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि नए डाइपोल मोमेंट और पुराने डाइपोल मोमेंट में कोई रिलेशन बताइए, रिलेशन जानना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक मल्टीप्लाई करूंगा 2, ये 2 है नहीं उसकी वैल्यू, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने एक डिवाइड भी कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो मैंने 2 वहां पे मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से देखिए क्या हुआ। जब इसका इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m था तो वो कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसकी इफेक्टिव लेंथ, और उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी थी, 2l, यानी इनिशियल डाइपोल मोमेंट कितना था, m इंटू 2l। तो फिर यहां पे अगर m इंटू 2l आपने बनाया है तो क्या आप उसकी जगह इनिशियल डाइपोल मोमेंट नहीं रख सकते, डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से क्या निकल के आई बात, यहां से यही निकल के आया कि नया डाइपोल मोमेंट पुराने वाले का
हाफ हो चुका है। यानी अगर आप मैग्नेट को इस तरीके से कट करते हो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनिशियल की हाफ हो जाती है। ठीक है, दूसरा सुनो, अगर मैंने इस मैग्नेट को इस तरीके से कट किया होता ऐसे, और 2 इक्वल पार्ट्स में इसको कट करता, पहले इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये था, इसकी इफेक्टिव लेंथ 12 थी, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 था। लेकिन अब मैंने इसको इस तरीके से जब कट कर दिया तो देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कट हुआ। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो चुका है। अब जो इसका ये नया टुकड़ा बना, इस नए टुकड़े का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आधा हो चुका है, और पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा इस तरीके से, जबकि इफेक्टिव लेंथ उतनी ही रही। अब अगर मैं आपसे कहूं नया इसका डाइपोल मोमेंट, तो आप कहेंगे पोल स्ट्रेंथ जो कि कितनी हो चुकी है m/2 मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव लेंथ जो कि अभी भी 2l ही है। ठीक है, अब देखो m इंटू 2l, ये तो इसकी इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थी ना कट करने से पहले, तो उसकी जगह लिख दो कैपिटल M, यानी इनिशियल डाइपोल मोमेंट अपॉन 2 इज इक्वल टू m डैश। यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इनिशियल की फिर से आधी हो चुकी है। इसका मतलब है किसी मैग्नेट को अगर आप ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ ही हो जानी है, हाफ ही हो जानी है। एक बार इफेक्टिव लेंथ की वजह से और एक बार यहां पर इफेक्टिव वो पोल स्ट्रेंथ में चेंज आ जाने की वजह से। समझ रहे हो ना बेटा ये चीज? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ, ये आप हमेशा पोल स्ट्रेंथ ये जो दे रखे हैं -m + m, इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये, इसी को आप इफेक्टिव लेंथ मानोगे, इसी को आप मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ मानोगे। ठीक है, देखिए अगर कोई यहां पे मैं इस तरीके से एक यू शेप्ड मैग्नेट ले लूं और अब मैं आपसे कहूं कि इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, तो आप फिर से जो मिनिमम लेंथ इनके बीच में होगी उसी को आप इफेक्टिव लेंथ बोलोगे। ये वाली लेंथ नहीं कहलाएगी, जो मिनिमम लेंथ पोल स्ट्रेंथ के बीच में होगी उसी को आप इफेक्टिव लेंथ मानोगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और उस बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो कैपिटल L है, और उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार को आपने सेमी सर्कल जो कि R रेडियस का है, एक सेमी सर्कल में बेंड कर दिया है। तो जब सेमी सर्कल में आपने इसको बेंड कर दिया है तो इसका जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा, इसको गौर करिएगा। देखिए माना कि पहले जो हमारी बार थी, जो हमारा बार मैग्नेट था, उसकी जो पोल स्ट्रेंथ थी वो ये थी, ये इंडिकेट किया हमने।
अब उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो ये रही, ठीक है। जो उसकी लेंथ थी, इफेक्टिव लेंथ, वो पहले L थी, ठीक। तो उसका जो इनिशियल डाइपोल मोमेंट रहा होगा वो कितना रहा होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसके बीच की डिस्टेंस। वैसे तो हम 2L से उसको दिखा रहे थे, लेकिन यहां क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल L लिख दिया, तो हमने भी लिख दिया कैपिटल L। तो M इज इक्वल टू M क्रॉस L, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनिशियल। अब अगर हम बात करें तो ये जो इसकी लेंथ है, ये, क्योंकि आपने उसको बेंड कर दिया है सेमी सर्कुलर वे में, तो ये जो इसकी लेंथ है, जिसको आप सरकमफ्रेंस का हाफ भी कह सकते हैं, जिसको आप किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस का हाफ भी कह सकते हैं, वो कितनी है, L। और सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r अपॉन 2 इज इक्वल टू L। यानी अब जो L है वो वास्तव में पाई r के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, पाई r के इक्वल है ये। अब देखिए, तो माना कि जो नई इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि पोल स्ट्रेंथ के बीच की ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इसी को हम इफेक्टिव लेंथ मानते हैं। और इस समय अगर आप गौर करो तो वो इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेटा, यहां से यहां तक तो वो रेडियस है, और यहां से यहां तक भी रेडियस है। यानी ये तो पूरा डायमीटर हुआ उस सेमी सर्कुलर रिंग का। तो अगर ये डायमीटर हुआ तो क्या हम इसको 2r नहीं लिख सकते, है कि नहीं। हम इसको 2r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपिटल M डैश मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब जबकि इसको आपने बेंड कर लिया है, कितना रहेगा, पोल स्ट्रेंथ M, वही M जो पहले था। क्यों, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया तो काटा नहीं, तो फिर वो उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ कितनी है, इफेक्टिव लेंथ है 2r। कितनी है बेटा, 2r, ठीक है। फिर देखिए, अब M डैश इज इक्वल टू M इंटू 2। ये जो R है इसका वैल्यू आप यहां से L बाई पाई निकाल सकते हो, और वो अगर आप यहां पे पुट कर दो तो अब आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, M इंटू 2, R की जगह आपने रख दिया L बाई पाई। तो M डैश आपका हो गया M इंटू L अपॉन पाई, और इस 2 को मैं आगे लिख लूं, और फिर मैं इस चीज को ब्रैकेट में कर दूं। और अब आप सिर्फ इस चीज को गौर करिएगा, 2 बाई पाई लिखा रहने दो, सिर्फ इस चीज को गौर करो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L। तो जरा देखो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L, क्या ये तुम्हारे बार मैग्नेट की इनिशियल डाइपोल मोमेंट नहीं थी। तो अगर इनिशियल डाइपोल मोमेंट थी तो तुम M इंटू एल की जगह कैपिटल M रख दो, तो तुम्हारा ये नया डाइपोल मोमेंट आ गया 2 बाई पाई M, ठीक है। यानी आपका जो नया इस सेमी सर्कुलर रिंग या तुम्हारे मैग्नेट को जो सेमी सर्कुलर रिंग में बेंड किया था, उसका नया डाइपोल मोमेंट पुराने वाले बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट का कितने टाइम्स है, 2 बाई पाई टाइम्स है। समझ में आया बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके कंपटीशन में। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने ये पढ़ा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। इसकी डायरेक्शन -m से +m की तरफ, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मानिएगा। पहले तो ये अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो देखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा बेटा कि आपसे दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट निकलवाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर दो मैग्नेट्स हैं या दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, ठीक है, और वो किसी तरीके से ओरिएंटेड है, ठीक, और उन दोनों के बीच में कोई एक सर्टेन एंगल है। मान लो ये एक m1 नाम की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी मैग्नेट की, और दूसरी m2 नाम की किसी कोई एक डाइपोल मोमेंट है किसी दूसरे मैग्नेट की, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और आपसे कहा जाए कि फिर इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप बिल्कुल इसको वैसे ही सॉल्व करोगे जैसा कि आप वेक्टर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी हुई ना, तो आप इसको वेक्टर प्रॉब्लम्स की तरह सॉल्व करोगे। यानी इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे वो कैसे निकालोगे, बाय द थ्योरी ऑफ वेक्टर एडिशन। और वो क्या है कि आप जब रिजल्टेंट निकालते हो किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो वो जो कि a और b से रिप्रेजेंट हो, तो a² + b² + 2ab cos थीटा, यहां से आप उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और tan थीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, यहां से आप उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, जनरली जो a है, उसके साथ कितने एंगल पे ओरिएंटेड है, उसी से उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है। ये दोनों वेक्टर के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद हैं। और अब ऐसे ही आप अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे अगर आपको दो अलग अलग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स दे रखी हैं किसी ओरिएंटेशन पर से थीटा पर, और आपसे पूछा जाए कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है बेटा। अब तुमको एक क्वेश्चन बताता हूं, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, ठीक। देखिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, दो आइडेंटिकल एक जैसे बार मैग्नेट्स, ईच ऑफ लेंथ L, यानी लेंथ भी उनकी इफेक्टिव लेंथ भी सेम है, एंड पोल स्ट्रेंथ M है दोनों का, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे ओरिएंटेड है, राइट एंगल्स पे, टू ईच अदर विद द नॉर्थ पोल ऑफ वन, किसी एक का नॉर्थ पोल। तो मान लिया मैंने एक बार मैग्नेट बना दिया, ये देखो, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो m है, स्मॉल m, ठीक। और विद द नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर, दूसरे मैग्नेट जो कि ऐसे रखा है। अब ऐसा ही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि उसने कहा राइट एंगल्स पे है, तो राइट एंगल्स पे है और एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच करता है, नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर। इसका मतलब एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है।
तो इसको भी मैं वैसे ही बना लूं, नॉर्थ पोल का मतलब प्लस एम, साउथ पोल का मतलब माइनस एम, इसकी भी इफेक्टिव लेंथ कैपिटल एल है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक। और ये दोनों को मैंने ठीक 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। कितने पे? 90 डिग्री के एंगल पे रखा है क्योंकि उसने क्या कहा, एट राइट एंगल्स। अब इस तरीके से कोई एक सिस्टम ऑफ मैग्नेट्स है और आखिरी में इनका कहना है इवैल्यूएट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट पता करिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि हमारे किसी एक इंडिविजुअल मैग्नेट, माना कि ये, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से कैपिटल एम, ठीक है, की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है कि नहीं। तो इसका मतलब इस मैग्नेट को अगर मैं एक वेक्टर की तरह बनाए तो वो कुछ ऐसा ही तो हुआ, ठीक है। फिर दूसरा मैग्नेट, उसकी डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, है कि नहीं। इसका मतलब दूसरा ये रहा और उसका भी मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से ही लिखा। क्यों लिखा? उसने शुरुआत में कहा टू आइडेंटिकल, तो जब m सेम है, इफेक्टिव लेंथ सेम है, तो दोनों की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम होगी, ठीक है। फिर देखिए अब इस तरीके से मैंने इन दो मैग्नेट्स को दो वेक्टर फॉर्म में बना लिया जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं डाइपोल मोमेंट। और अब मुझसे इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया, तो मैं इन वेक्टर्स को थोड़ा सा अरेंज करता हूं। कैसे अरेंज करूं? ये रहा एक वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इनको वेक्टर की तरह सॉल्व कर लो। अभी हमने क्या पढ़ा? यही कि जब इनका रिजल्टेंट हमको निकालना होगा सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। और वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? वो रिजल्टेंट निकालेंगे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, ठीक है। तो वैल्यूज रख दीजिए। mr इज इक्वल टू अंडर रूट m1 कितना है बेटा? m, तो m का स्क्वायर। m2 कितना है बेटा? m, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो वो भी m स्क्वायर प्लस 2, m1 की जगह m, m2 की जगह भी m, cos थीटा कितना है बेटा दोनों के बीच में? क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल्स में है, तो थीटा हो गया 90। तो mr इज इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई m इंटू m हो गया m का स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है? 0। तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म क्या हो जाना है? 0, यानी mr कितना आ गया? रूट 2 m स्क्वायर को बाहर निकाल लो इस तरीके से। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ऐसे सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। फिर अगर मुझसे ये कहा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कहोगे tan अल्फा इज इक्वल टू m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 cos थीटा। रख दो वैल्यूज। तो m2 क्या है? m sin, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, अपॉन m1 कितना है? m, प्लस m2 कितना है? m, cos थीटा मतलब cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है? 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। sin 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन, ये टर्म 0 तो नीचे बचा सिर्फ m कैंसिल किया, बचा कितना? 1 tan में किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्री का, तो tan अल्फा का वैल्यू आ गया 45, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? अल्फा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये अल्फा क्या होता है? ये अल्फा होता है रिजल्टेंट क्वांटिटी m1 के साथ कितना एंगल बना रही है। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी इनके साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट जाएगा, उसकी ये डायरेक्शन रहेगी, है कि नहीं? समझ में आया ना आपको?
इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक और क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ मैग्नेट आपको दिया गया है, ठीक है, कि 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं और तीनों इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि जैसे कि ये किसी इक्विलैटरल ट्राइएंगल, जैसे कि ये किसी इक्विलैटरल ट्राइएंगल के 3 साइड्स हों। इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ मैग्नेट आपको दे रखा है और अब आपसे पूछा गया है कि ये तीनों आइडेंटिकल हैं तो इनकी जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो सब m है, इनकी लेंथ भी सेम है, इनकी पोल स्ट्रेंथ भी सेम, ठीक। और अब आपसे कहा गया कि अगर इसकी लेंथ से l हो और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज हो ये तीनों, तो इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तीनों को वेक्टर फॉर्म में अरेंज करेंगे और उससे भी पहले इनकी डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस बार मैग्नेट की क्या डायरेक्शन है तो आप कहेंगे साउथ टू नॉर्थ, ये रहे। अगर मैं आपसे पूछूं इस बार मैग्नेट की क्या डायरेक्शन है आप कहेंगे साउथ टू नॉर्थ, ये रहे। इस बार मैग्नेट की क्या डायरेक्शन है आप कहेंगे साउथ टू नॉर्थ, ये रहे। इसका मतलब वेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरी ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और तीसरी ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलने से उनका क्या मतलब है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलने से उनका ये मतलब है कि सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब इन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा वेक्टर को शिफ्ट करके अरेंज करूं, जैसे देखिए ये एक वेक्टर है से m और मैंने ये वाले वेक्टर को, इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट कर लिया, मतलब इसी को आगे बढ़ा दिया इस डॉटेड लाइन पे ऐसे सपोज, ठीक है। तो आगे बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया कि इसका ये जो पीछे वाला टेल था इन दोनों की टेल को मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है तो आप कहेंगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल था 60 डिग्री और ये इसका एक्सटीरियर एंगल था 120 डिग्री, दोनों मिला के 180 बनेंगे ना, 120 डिग्री। तो अब अगर मैंने उस वेक्टर को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हुआ, 120 डिग्री का, ठीक है। फिर ये जो तीसरा वाला बचा है बेटा वेक्टर, इसको अगर मैं पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां तक लाऊं, इसको यहां तक लाऊं पैरेलल डिस्प्लेस करके, तो किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में अगर उसके मैग्नीट्यूड को मैंने चेंज नहीं किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई चेंज तो उसमें आएगा नहीं। तो मैंने इस वेक्टर को ये इस तरीके से डिस्प्लेस करके यहां तक ले आया, पैरेलल शिफ्ट कर लिया। अब इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जिसमें से ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर इधर और एक इस तरफ, ठीक। फिर देखिए अब इस सिस्टम का जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता करना है। 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे पता किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम 2-2 करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको और इसको, इन 2 वेक्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमें निकालना है मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट। अभी मैंने सिर्फ इंडिकेट किया है कि यहां कहीं बीच में होगा या नहीं, ये तो हम आगे चेक करेंगे। माना कि उसको m डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों के रिजल्टेंट को, तो m डैश इज इक्वल टू, वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं मैग्नीट्यूड वाला, अंडर रूट m1 स्क्वायर, m1 कितना है बेटा m तो स्क्वायर, प्लस m2 स्क्वायर, m2 भी कितना है बेटा m, प्लस
2 m1 m2 दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री। तो m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गया प्लस 2m इंटू एम 2m स्क्वायर ये भी हो गया। अब इस cos 120 डिग्री को जरा गौर करो। cos 120 डिग्री का क्या वैल्यू होगा बेटा? cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो जब आप यहाँ पे माइनस रखोगे तो आपका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर, मतलब हो गया एम स्क्वायर का रूट यानी कि m। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी मैग्नीट्यूड में m के ही इक्वल है। ठीक, अब जरा इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा, इस वाले की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू b m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 cos थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 का वैल्यू m sin थीटा का वैल्यू 120 डिग्री अपॉन m1 का वैल्यू m m2 का वैल्यू फिर से m cos 120 की जगह cos थीटा की जगह cos 120। वैल्यूज रख दीजिए बेटा, m sin 120 √3/2 डिवाइडेड बाय m प्लस m cos 120 डिग्री -1/2। आप ये m यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, इस 2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो वैल्यू यहाँ पे बचेगी √3। किसकी वैल्यू? tan अल्फा की वैल्यू। अब tan अल्फा √3 है और √3 tan में tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो इससे ये बात पता चली कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर से 60 डिग्री के एंगल पर है। दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब वो इनके ठीक मिडिल में ही तो हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे तीसरी चीज गौर करो, ये जो तीसरा वेक्टर है बेटा, इस वेक्टर को हमने पैरेलल डिस्प्लेस किया था। कहां पे डिस्प्लेस किया था? ये सेकंड वाला वेक्टर हम यहां पे लेके आए थे, ऐसे ये रहा, और इस वाले वेक्टर को हम यहां पे लेके आए थे, ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस किया था। तभी तो ये 1 2 और 3 वेक्टर्स का ये पूरा कॉम्बिनेशन यहां पे बनाया। अब ये जो हमारा वेक्टर है m, ये वाला है, ये m इस सेकंड वाले के साथ यानी कि इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री है, ये पूरा 180 हुआ, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर 120 डिग्री का हुआ, और ये अगर 120 है तो ये भी तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वेक्टर इसके साथ 120 डिग्री का एंगल लगता है। अब देखिए, ये 120 और इतना ये 60, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर हमारा m और इन दोनों का रिजल्टेंट m डैश, ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पे हैं। हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इस लाइन पे राइट साइड। हमारे तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इसी लाइन पे लेफ्ट साइड। यानी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हुए। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल और ऑपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा? 0। कितना आता है? 0। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके और चेक कर लीजिएगा, एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा, तो जब आप cos 180 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है इन सिस्टम ऑफ डाइपोल्स की, वो कितनी आ गई? 0।
समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको मिलेंगे आपके कंपटीशन में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।